हाँ बेटा, इधर ध्यान दो। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन और उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में आपको बोला था कि अचानक होने वाले परिवर्तन जो आगे वंशागत भी हो सकते हैं उन्हें हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, दो भागों में बांटा था। एक तो था गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, दूसरा था जीन उत्परिवर्तन। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को हमने डिस्कस कर लिया था। एक बार वापस देखते हैं कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का मतलब क्या है बेटा। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन मीन्स क्रोमोजोम की संरचना में चेंज होना या क्रोमोजोम की संख्या में चेंज होना। अगर गुणसूत्र में जीनों की व्यवस्था बदल जाए तो उसको हम गुणसूत्रीय कहते हैं। दो प्रकार के थे, एक तो था संख्यात्मक और दूसरा था संरचनात्मक। संरचनात्मक में आपको बताया था विलोपन, द्विगुणन, स्थानांतरण और प्रतिलोमन, राइट। उसके बाद में बताया था संख्यात्मक में दो, एक तो सुगुणिता और एक असुगुणिता, मतलब यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। सुगुणिता के अंदर क्या हो रहा था, सीधा सेट ही डबल हो रहा था, n2 n3 n4 n, मतलब अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। फिर दूसरा एन्यूप्लॉइडी में एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की क्या हो रही थी बेटा, कमी हो रही थी या अधिकता हो रही थी। उसमें देखे तो दो प्रकार बताए थे, हाइपोसोमी और हाइपरसोमी। हाइपो का मतलब कमी, और कमी में हमने डिस्कस किया था दो चीजें, मोनोसोमी और नल्लीसोमी। मोनोसोमी में एक गुणसूत्र की कमी होती है जिसको हमने टर्नर सिंड्रोम एग्जाम्पल से समझा था, यानी 46 होते हैं लेकिन फिर वो एक गुणसूत्र कम हो जाता है और गुणसूत्रों की संख्या 45 रह जाती है। फिर नल्लीसोमी था, दो गुणसूत्रों की कमी। फिर उधर हाइपरसोमी में एक या दो गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है जिसको हमने ट्राइसोमी और टेट्रासोमी में पढ़ा था। ट्राइसोमी की बात करें तो एक गुणसूत्र की अधिकता, जिसके अंदर हम डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ते हैं। और फिर लास्ट में टेट्रासोमी मतलब दो गुणसूत्रों की अधिकता हो जाना। आज सेकेंड पढ़ते हैं हम दूसरा, जिसको हम बोलते हैं जीन उत्परिवर्तन या इसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। समझना इधर, जीन उत्परिवर्तन या इसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। इसे हम बेटा बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन भी कहते हैं, या इसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। देखो बेटा, जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन, अगर इसकी बात करें तो कहेंगे किसे। इसमें हम बात करते हैं कि एक डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ किससे बना होता है, एक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि उसके अंदर पेंटोज शर्करा होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन सार होते हैं और उसके अंदर फॉस्फेट समूह होता है। ऐसे इन तीनों का जोड़ा बनता जाता है, श्रृंखला बनती जाती है, उसको हम कहते हैं आनुवांशिक पद, मतलब डीएनए कहते हैं। एक डीएनए की संरचना बनती है, एक साइड में दूसरी साइड में, आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर इस न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन हो जाए या एक नाइट्रोजन सार में परिवर्तन हो जाए तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा, बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। इसके चार्ट के रूप में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का, देखो न्यूक्लियोटाइड के एकल नाइट्रोजन सार, किसमें बेटा, एकल नाइट्रोजन सार या पूरे न्यूक्लियोटाइड में फेरबदल हो जाए,
न्यूक्लियोटाइड में या तो क्या हो, कमी हो जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, विलोपन, या क्या हो जाए बेटा, द्विगुणन हो जाए। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसका एक अच्छा एग्जांपल आएगा पॉइंट म्यूटेशन का, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहेंगे। बहुत अच्छा उदाहरण है। देखो, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बेटा? पहला आता है प्रतिस्थापन। क्या आता है? और दूसरा आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या तो परिभाषा सीधी, मतलब या तो क्वेश्चन सीधा बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन से चला जाता है, या फिर इनमें से आ जाता है। प्रतिस्थापन का मतलब सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक जो चीज़ है वो दूसरी जगह से, मतलब दूसरी चीज़ से प्रतिस्थापित हो जाती है। ट्रांसलोकेशन भी कह सकते हैं। ओके। और ये फ्रेम शिफ्ट है, पूरी की पूरी फ्रेम ही शिफ्ट हो जाती है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ऐसे अब इसमें क्या होगा, समझ आए इधर? इसमें ये होगा कि जो नाइट्रोजन सार है, एक नाइट्रोजन सार का दूसरे नाइट्रोजन सार से बदलाव हो जाता है। नाइट्रोजन सार तो पढ़े हैं ना आपने, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडिन। ठीक है। इसमें हम बोले एक नाइट्रोजन क्षार का दूसरे नाइट्रोजन क्षार से प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन कहने का मतलब प्यूरिन जो है वो बदल जाएगा किससे? पिरिमिडिन से। किससे? पिरिमिडिन से। या फिर प्यूरिन बदल जाएगा प्यूरिन से। या फिर पिरिमिडिन खुद बदल जाएगा पिरिमिडिन से। अब ये प्यूरिन पिरिमिडिन क्या है? आपने नाइट्रोजन सार पढ़े होंगे, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिल, थायमिन पढ़ा ना। तो प्यूरिन के अंदर दो नाइट्रोजन सार आते हैं, एक आता है एडिनिन, एक आता है ग्वानिन। और पिरिमिडिन में तीन आते हैं, एक साइटोसिल, एक यूरेसिल और एक थायमिन। हम डीएनए की बात करते हैं तो दो ही होते हैं, साइटोसिल और थायमिन। यूरेसिल आरएनए के अंदर होता है। अगर प्यूरिन मतलब एडिनिन और ग्वानिन दोनों में से किसी का भी स्थानांतरण किससे हो जाए? साइटोसिल या थायमिन से। या फिर प्यूरिन यानी कि एडिनिन का स्थानांतरण उसी प्यूरिन मतलब कि ग्वानिन से हो जाए, इस एडिनिन का स्थानांतरण किससे हो जाए? ग्वानिन से हो जाए। या फिर साइटोसिल का स्थानांतरण किससे हो जाए? थायमिन से हो जाए। मतलब एक कोई श्रृंखला है, बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि इसको ऐसे करें अपन। जैसे कि मैं बात करता हूँ कि एक कोई श्रृंखला है, ए सी जी टी सी टी ए जी, ये श्रृंखला है। इस श्रृंखला में ए और जी तो प्यूरिन है, सी और टी क्या है? पिरिमिडिन। यही श्रृंखला जब आगे एमआरएनए बनाती है तो डीएनए। एमआरएनए बनाएगा तो हम कहते हैं कि भाई जी का प्रतिस्थापन टी से हो जाता है, मतलब जी की जगह क्या आ जाता है? टी आ जाता है। तो ए का ए, सी का सी, जी की जगह क्या आ गया? टी की जगह क्या आ गया? सी का सी, टी की जगह ए, जी की जगह। बस एक चीज दूसरी चीज में बदल गई। वो ये एक दूसरे में भी बदल सकते हैं, खुद में भी बदल सकते हैं। ए की जगह टी भी आ सकता है, ए की जगह जी भी आ सकता है। होगा आगे बिंदु उत्परिवर्तन, अपन एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, वो सिकल सेल एनीमिया को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि एक नाइट्रोजन सार ही बदल जाता है, जिससे एडिनिन की जगह थायमिन आ जाता है, मतलब प्यूरिन
ये प्यूरिन जो है पिरिमिडिन से बदल जाता है, जिससे पूरी की पूरी अपने अंदर जो आरबीसी है, जो उतलाकार होती है, बाइकॉनकेव होती है, वो सिक्कल में बदल जाती है, हंसियाकार आकृति में बदल जाती है। ठीक है, आगे इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसकी अगर बात करें, ये क्या है भाई, इसमें तो एकल नाइट्रोजन सार बदल रहा है, इसमें पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड हम बदल सकते हैं। नाम से पता चल रहा है फ्रेम पूरी बदल जाती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये नाइट्रोजन सार हमेशा त्रिक में पाए जाते हैं, ऐसे 3 के समूह में, TCAGCAAAC। अगर एक नाइट्रोजन सार का विलोपन, जैसे मैं कहूँ भाई ए जो है वो हट गया, क्या हो गया, अगर ए हट गया तो वापस क्या सीक्वेंस बनेगी, ACG TC, ए तो हट गया तो वापस आगे वाली सीक्वेंस आएगी, जी यहाँ आ जाएगा, CA ये वाला ए इधर आ जाएगा, और पीछे क्या बच गया। तो पहले सीक्वेंस अच्छी चल रही थी, अब सीक्वेंस बिगड़ गई। पहले अगर फ्रेम इतनी लंबी थी तब फ्रेम थोड़ी सी छोटी हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो इसको बोलते हैं पूरी की पूरी फ्रेम बदल जाती है। और पूरी फ्रेम बदल जाने से क्या होगा, मतलब डीएनए अगर बदला है, डीएनए में क्रम बदला है, तो आगे चलकर ये किस में क्रम बदलेगा, एमआरएनए में भी बदलेगा, मतलब मैसेंजर आरएनए। अगर इसमें बदलेगा तो प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल है, प्रोटीन के अंदर जो अमीनो अम्ल है उसका क्रम भी बदल जाता है। और अगर उसका क्रम बदलेगा तो अपने लक्षण प्रारूप में बदलाव होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक नाइट्रोजन सार जो है वो दूसरे नाइट्रोजन सार से प्रतिस्थापित हो जाता है, इसमें एक पूरा का पूरा गायब ही हो जाता है या एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिससे फ्रेम जो है पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाती है। ये देखो 4 फ्रेमें इसमें आ रही है, इसमें 3 प्रॉपर आ रही है और चौथी आधी आ रही है। समझ में आया बेटा, इसको बोलते हैं हम उत्परिवर्तन। कौन सा, बिंदु उत्परिवर्तन। दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, कोई दिक्कत, चलो। इसी के साथ में एक टॉपिक हम और लेते हैं, क्या, कि ये उत्परिवर्तन करता कौन है, तो उसको हम बोलते हैं उत्परिवर्तन जन। क्या बोलते हैं बेटा, उत्परिवर्तन जन, या इसको बोलते हैं म्यूटाजन, मतलब उत्परिवर्तन करने वाले। ये भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं, जैविक हो सकते हैं, पराबैंगनी हो सकते हैं, कुछ किरणें हो सकती हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, यूवी किरणें। तो क्या लिखेंगे इसमें बेटा, इसमें हम लिखेंगे कि उत्परिवर्तन करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं, जिसको हम म्यूटाजन कहते हैं, म्यूटाजन कहते हैं। ये जो म्यूटाजन है बेटा, ये जो है वो 4 प्रकार से हो सकते हैं। पहला, अगर देखें तो उसको बोलते हैं भौतिक म्यूटाजन। भौतिक का मतलब कोई भौतिक कारक जो है उससे म्यूटाजन हो, तो इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भौतिक कारक आ जाए जिससे म्यूटाजन हो, जैसे बात करूँ कि भाई कश्मीर के अंदर जितने भी सोल्जर हैं वो क्या करते हैं, अपने पास में एक केतली रखते हैं चाय या पानी गर्म करने के लिए। बाहर से अच्छी खासी डिज़ाइन होती है, कशीदाकारी होती है, जैसे अपने बाड़मेर में होती है। अंदर की तरफ एल्यूमिनियम की फॉइल लगी रहती है, नीचे गर्म हीट करने के लिए एक छोटा सा कुछ एपरेटस लगा रहता है। उस उपकरण को कहते हैं कांगरी। क्या कहते हैं, कांगरी, सांगरी नहीं है, ठीक है। उस कांगरी से क्या है कि एल्यूमिनियम फॉइल से कुछ चीज़ें निकलती हैं, वो भौतिक उपकरण है। एल्यूमिनियम फॉइल वो धीरे धीरे उन सोल्जर्स के लंग्स में, फेफड़ों में जमा हो जाता है, जिससे उनमें क्या हो जाता है बेटा, उत्परिवर्तन होने लग जाता है। तो ये कांगरी है। कश्मीर में क्या लिखे इसमें, कश्मीर में
ठंड में काम में लिए जाने वाली कांगरी उपकरण। ठीक है, दूसरी बात करें तो उसको बोलते हैं हम रासायनिक। रासायनिक मतलब कि कुछ रसायन निकलेंगे, रासायनिक म्यूटाजन, कुछ रसायनों से म्यूटेशन होता हो, रसायनों से जैसे डाई हो गया, कलर हो गया, होता है ना, हो सकता है म्यूटेशन, कोई दिक्कत नहीं है, जिनसे कुछ केमिकल निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेटा, सुनना इधर, जितने भी एक्टर है हम मूवी में देखते हैं तो वो एकदम जवान लगते हैं, है ना। 45, 50, 55 साल वाला भी अगर मूवी में आता है तो वो भी छोटा लगता है, लेकिन रियल में उनको देखोगे तो उनकी शक्ल एकदम कुरूप जैसी दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि वो लाइफ टाइम सारे के सारे क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स का यूज करके बैठे हैं, और उस कॉस्मेटिक आइटम से कुछ केमिकल निकले हैं जो उनको हानि पहुंचाते हैं। और आपने सुना होगा लगभग मोस्ट ऑफ, सभी का नहीं कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेस है उनको कैंसर है। सुना ना, उनको क्या है बेटा, कैंसर है, किसी न किसी चीज़ का, या कोई ना कोई बीमारी है। क्यों है? क्योंकि ज़िंदगी भर उन्होंने चेहरे के ऊपर लीपापोती की है, उन्होंने खुद को अच्छा दिखाने के लिए केमिकल्स का यूज किया है, जो अपने शरीर को क्या पहुंचाते हैं बेटा, हानि पहुंचाते हैं। तीसरी बात करते हैं, कुछ जैविक कारक। जैविक कारक मतलब कोई भी बायोलॉजिकल फैक्टर है जिससे जीन में उत्परिवर्तन हो। रासायनिक में हम ये भी कह सकते हैं, जो हिरोशिमा और नागासाकी जापान के अंदर अटैक हुआ था, न्यूक्लियर अटैक, उससे कुछ रसायन निकल गए और वो रसायन अभी तक उन बच्चों में, नई संततियों में कुरूपता पैदा कर रहे हैं। और लास्ट बात करते हैं, कुछ किरणें, है ना, पराबैंगनी किरणें कह दो, किरणों द्वारा उत्परिवर्तन। इसमें हम एक्सरे कह सकते हैं, गामा रे कह सकते हैं, पराबैंगनी किरणें कह सकते हैं। एक चीज आपने कभी नोटिस की, हेलो, कि जब भी कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसका एक्सरे नहीं किया जाता, कभी नहीं करते। प्रेग्नेंट लेडी का एक्सरे नहीं किया जाता, उसकी सीधी सोनोग्राफी करते हैं, है ना। एक छोटा सा मतलब जॉयस्टिक जैसा एक उपकरण रहता है, वो उसकी टमी के ऊपर घुमाया जाता है, जिससे बच्चे के अंदर की जितनी भी हेल्थ है, जितनी भी मेजरमेंट है, वो सारी दिखाई देती है। कभी भी उस पर एक्सरे नहीं किया जाता। एक्सरे हम तो देखते, एक्सरे क्या होता है आप ये समझ रहे हो, एक्सरे का मतलब एक काली ब्लू कलर की पन्नी जिसको ऐसे करके देखा जाता है, वो एक्सरे का रिजल्ट है। रे का मतलब होता है किरणें, और एक्स का मतलब होता है एक्स, एक्स किरणें है। वो एक्स किरणें उस उपकरण से अपने बॉडी पर पड़ती है, जो अपनी चमड़ी को नहीं दिखाती, अपने अंदर की संरचना दिखाती है, तो वो अपने शरीर के लिए हानिकारक है। बार बार एक्सरे करवाना भी हानिकारक है। समझ में आया? यूवी पराबैंगनी किरणें ये भी हानिकारक है, अवरक्त किरणें ये भी हानिकारक है। अगर धूप में अपन बैठते हैं सर्दियों के दिनों में कि थोड़ा धूप में बैठा जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धूप में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठ सकते हो क्या? वो भी धूप अपने शरीर को क्या करती है, जलाने लगती है। जैसे आपको एक उपकरण बताऊं, MRI नाम सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक ऐसा है ना, कुएं जैसी संरचना वाला, उसमें आदमी को आगे लिटा करके अंदर भेजा जाता है, पूरी बॉडी की स्कैन, हाँ जैसे CT स्कैन कहते हो, पूरी बॉडी की स्कैन होकर के फिर वो वापस बाहर आता है। लेकिन जब उसको अंदर डाला जाता है ना, उससे पहले उसको कहा जाता है कि अगर शरीर के ऊपर किसी भी तरीके का कोई मेटल पहना हो, किसी भी तरीके का कोई धातु पहनी है, तो वो धातु उतार देना। क्यों? मैंने क्या बोला, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब अंदर पूरी की पूरी सारी चीजें चुंबक है। क्या है? चुंबक है।
अगर तुम कुछ भी चीज लोहे की, मेटल की पहन के अंदर जाओगे तो वो चीज, वो हाई चुंबक जो है, ज्यादातर चुंबकीय प्रभाव है, वो अट्रैक्ट करेगा। अगर आप फिंगर है, फिंगर के अंदर रिंग पहनी हुई है लोहे की, तो वो क्या करेगी, अंदर जाते ही, आपने भूलवश रख ली, अंदर जाते ही वो उसको खींचेगी। अगर इधर से उतर गई तो ठीक, वरना वो उंगली को 2 टुकड़े करके निकलेगी। एक केस ऐसा दिल्ली के अंदर हुआ था कि एक पर्सन, जिसको याद नहीं रहा कि उसके बॉडी के अंदर कोई रोड लगा रखी है लोहे की, उसकी जब एमआरआई हुई तब उस घुटने के अंदर या जो भी पैर के अंदर रोड थी वो चमड़ी फाड़ करके बाहर निकल गई, क्योंकि वो तो चिपकेगी। एक छोटी सी चम्बक है यहाँ पड़ी है, इधर अगर कीले रखो तो अपने आप अट्रैक्ट होकर उससे चिपक जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, ये किरणें हैं। अगर इनको ज़्यादा उपयोग में किया जाए, अभी बहुत सारे वीडियो आते हैं कि भाई छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिखाना चाहिए, अपन को भी नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। आपका काम हो 1-2 घंटे देखो। हम क्या करते हैं, एक रील पे चलें, भले इंस्टा हो, स्नैप हो, कोई भी हो, फेसबुक हो, एक रील पे चले, फिर वो रीलें चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चलती जाती है। कब 3-4 घंटे गुजर जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। चलता है क्या? तो इससे जब आप फ़ोन को रखते हो तब आंखें मसलते हो कि भाई ऐसा क्या हो गया, हमने तो स्क्रीन देखी है। और छोटे बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, नाजुक होती है, ठीक है। उनको अगर स्क्रीन दिखा दी जाए तो 1 घंटे के अंदर ही उसकी आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो किरणें हैं सीधी बेटा, रेडिएशन है। एक चीज़ और आपको नोटिस करा दूँ, आज के बाद थोड़ा सा नोटिस करना। एक होता है कि भाई मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट किया, ब्लूटूथ वाले हेडफोन अपने कान में लगाए, सुनना इधर, आप आधा घंटा 1 घंटा गजू, आप आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा उसको लगा करके बैठो, आपका हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, या कान दर्द करने स्टार्ट हो जाएंगे, या शरीर में कुछ एबनॉर्मलिटी, असामान्यता दिखेगी, ठीक है। या जो घड़ी होती है ब्लूटूथ वाली, वो आप पहन के बैठो, आपको कुछ ना कुछ असामान्यता दिखेगी। इसकी जगह पहले आते थे वायर वाले ईयरफोन, वो लगा करके आप कान में बैठो, नॉर्मल वाली घड़ी पहन के बैठो, उसकी तुलना में वो चीज़ आपको ब्लूटूथ वाली ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। क्यों पहुंचाएगी? क्योंकि वहाँ से कुछ किरणें ही तो निकल रही है। अभी ये फ़ोन यहाँ पड़ा है, डीपी सर उधर बैठे हैं, मैं यहाँ से फ़ोन लगाऊँ, डीपी सर को फ़ोन लग जाता है। कैसे? यहाँ से किरणें सैटेलाइट कैच करता है, सैटेलाइट से उधर चली जाती है। तो वैसे ही फ़ोन यहाँ पड़ा है, ब्लूटूथ यहाँ पड़े हैं, तो फ़ोन से कनेक्ट हुआ और कहाँ चला गया, सीधा सैटेलाइट पर गया और वहाँ से ब्लूटूथ की रेज अपने कानों तक पहुँची। वरना ऐसा पॉसिबल है क्या कि भाई इससे चीज़ कनेक्ट है ही नहीं, सीधी कान के अंदर आवाज़ आ रहे हैं, इधर बजा रहे हैं। अगर यही चीज़ आज से 50 साल पहले बोलते तो कि फ़ोन इधर बड़ा है, इसमें गाने बजाऊँ, कानों में बजेंगे, ऐसा कोई मानता भी नहीं। लेकिन आज है तो सही। तो एक बार ट्राई करके देखना कि ब्लूटूथ वाले आप जो यूज करते हो, ठीक है, अब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, इससे बोल रहा हूँ, ये वायर है, कोड है, इससे रिकॉर्ड हो रहा है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें यहाँ माइक में बोल रहा हूँ, वहाँ पर सारी चीज़ें हमें जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। ऐसा कैसे हो गया? लैपटॉप का से बेचारे का तो कोई लेना देना ही नहीं। इसको कहते हैं किरणों द्वारा जो है वो जुड़ना, ठीक है। एक मूवी है, अगर कभी टाइम मिले, ठीक है, इंग्लिश मूवी है जो हिंदी डब्ड में आपको मिल जाएगी। लूसी मूवी है, नाम सुना होगा, लूसी, LUCY। उसमें है क्या बेटा पता है? एक लेडी है जिसको यूरेनियम खिलवा दिया जाता है, गलती से उसके पेट में यूरेनियम चला जाता है। फिर अगर एक फ़ोन लगाते तो इससे कितनी किरणें निकल रही है वो भी उस लेडी को दिखाई देने लग जाता है। उस लेडी की उम्र 30 दिन या 40 दिन ही रहती है, क्योंकि वो उस ज़माने से 100 गुना आगे चलती है। मैं इसलिए ये मूवी का कह रहा हूँ कि आपको किरणें देखनी है ना, किस तरीके से काम करती है, वो उस मूवी में अच्छे से दिखा रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का उपयोग कम करोगे तो अपनी डेली रूटीन भी सही होगी। समझ में आया? चलो, ये चीज़ समझ में आई कि भाई उत्परिवर्तन क्या है और उत्परिवर्तन जन क्या है। तो उत्परिवर्तन वाला टॉपिक जो है अपने कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, सुनना इधर, हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं वंशावली विश्लेषण। जिसको हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस।
अब ये पेडिग्री क्या है? पेडिग्री कभी नाम सुना? हाँ, अभी सुनाते हैं बेटा। हेलो, हाँ, पेडिग्री कभी नाम सुना? आपने कभी कभार मूवीज में या टीवी में एड देखी होगी कि कुत्तों का जो खाना आता है उसके ऊपर पेडिग्री लिखा होता है। कुत्तों का जो खाना होता है उसके पैकेट पर पेडिग्री लिखा होता है, उस ब्रांड का आता है। यहाँ पेडिग्री का मतलब होता है उसकी वंशावली। वो बताना ये चाह रहे हैं कि कुत्तों की कई पीढ़ियों से हम यही खाना दे रहे हैं, ये इनके लिए पौष्टिक आहार है। अब हम इधर चलते हैं। पेडिग्री एनालिसिस मतलब वंशावली विश्लेषण। मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, इन सारी पीढ़ियों का अध्ययन करना। अध्ययन क्यों करना? कि मेरे में अगर कोई रोग है तो पता करना कि ये रोग आया कहाँ से। मेरे में है लेकिन मेरी मदर और फादर में नहीं, तो फिर उसके ग्रैंडफादर में चेक किया जाता है, उसके भी ऊपर पेरेंट्स में चेक किया जाता है, उसके भी ऊपर पेरेंट्स में चेक किया जाता है, और पता भी चल जाता है कि रियल में ये रोग जो है वो आया कहाँ है। तो इसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? वंशावली विश्लेषण का उपयोग करते हैं। इस वंशावली विश्लेषण में हम पता कर सकते हैं रियल में कि उस संतति में कोई लक्षण है या उस संतति में कोई रोग है, वो रोग कौन सी पीढ़ी से आया है। वो अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है तो उसके लिए गुणसूत्र उत्तरदायी है कि नहीं है? गुणसूत्र उत्तरदायी है तो गुणसूत्र में आगे कायिक गुणसूत्र उत्तरदायी है या लिंग गुणसूत्र उत्तरदायी है? मतलब आगे जो 22 जोड़ी वो उत्तरदायी है या XX गुणसूत्र उत्तरदायी है या XY गुणसूत्र उत्तरदायी है? उस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप बेटा क्या करो, ये उत्परिवर्तन वाली जो चीज़ है बोर्ड पे, इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद में हम वंशावली विश्लेषण वाला टॉपिक लेके चलते हैं। ओके।